चलिए आज सफर पर निकलते हैं भारत के दिल यानी उत्तर प्रदेश के। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी सभ्यता है और आज हम इसकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत एक नंबर से करते हैं। एक ऐसा नंबर जो शायद दिमाग घुमा दे, 24 करोड़। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसे ऐसे समझिए, ये ब्राजील की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए, भारत का एक अकेला राज्य जो अगर कोई देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। और ये जो विशालता है, यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। आखिर भारत के इस शक्तिशाली और कह सकते हैं जटिल हृदय प्रदेश की असली कहानी है क्या? चलिए इसी को समझते हैं। किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत इसके नाम और इसकी कहानी से करते हैं। अच्छा, स्क्रीन पर देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से ये नहीं था। इसका सफर शुरू हुआ था 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के नाम से, जो कि एक सीधा साधा भौगोलिक नाम था। फिर वक्त के साथ इसमें आगरा और अवध के नाम भी जुड़ते गए और 1937 तक आते आते ये बन गया यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत। ये सिर्फ नाम नहीं बदल रहे थे, बल्कि एक नई एकीकृत राजनीतिक पहचान तैयार हो रही थी। और फिर आखिरकार 1950 में इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। नाम के साथ साथ राजधानी यानी सत्ता का केंद्र भी बदलता रहा और इसे याद रखने की ना एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। APL, ए से आगरा जो मुगलों की शान हुआ करता था। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुरक्षा को देखते हुए राजधानी को P यानी प्रयागराज शिफ्ट कर दिया और आखिर में L यानी लखनऊ को चुना गया, जो अवध की तहजीब और संस्कृति का दिल था। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल, क्या कभी सोचा है कि दो मछलियों और एक तीर धनुष का आज के उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना हो सकता है? तो इसका जवाब छिपा है राज्य के राजकीय चिन्ह में, जिसे 1938 में मंजूरी दी गई थी। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा संदेश है। इसमें जो दो मछलियां हैं वो अवध के मुस्लिम नवाबों की विरासत का प्रतीक है और जो तीर धनुष है वो अयोध्या के भगवान राम की विरासत का। मतलब ये हिंदू और मुस्लिम धरोहर को एक ही पहचान में पिरोने का, यानी गंगा जमुनी तहजीब का एक बेहद ताकतवर प्रतीक है। पहचान तो समझ ली, अब चलिए इस प्रदेश की जमीन को थोड़ा करीब से देखते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अगर आप भौगोलिक तौर पर देखें ना, तो उत्तर प्रदेश असल में एक में 3 अलग अलग दुनियाएं हैं। उत्तर की तरफ हिमालय की तलहटी है जिसे भाबर और तराई कहते हैं, बीच में है दूर दूर तक फैला हुआ गंगा का विशाल मैदान और दक्षिण में है भारत का प्राचीन पठारी हिस्सा। अब ये जो गंगा का विशाल मैदान है, इसमें 2 तरह की मिट्टी मिलती हैं, खादर और बांगर, और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। खादर में खाद शब्द छिपा है, मतलब ये वो नई और बहुत उपजाऊ जमीन है जहां नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई मिट्टी की परत बिछा देती हैं। और बांगर, जो सुनने में थोड़ा बासी जैसा लगता है, वो पुरानी मिट्टी वाला ऊंचा इलाका है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो थोड़ी कम उपजाऊ होती है। अब थोड़ा और दक्षिण में चले तो आता है सोनभद्र जिला, और ये जिला ना बहुत खास है। ये उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 1 या 2 नहीं बल्कि 4 राज्यों से मिलती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसकी यही जो खास भौगोलिक लोकेशन है ना, यही इसे आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ कोयले के बहुत बड़े भंडार हैं और देश के कई बड़े बड़े पावर प्लांट्स भी यहीं पर हैं, और इसी वजह से सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। तो जमीन की जान तो है यहाँ की नदियाँ, पर सवाल ये है कि नदियों का पानी करोड़ों किसानों के खेतों तक पहुँचता कैसे? चलिए सिंचाई के इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। ये आंकड़े शायद आपको चौंका दें। उत्तर प्रदेश में लगभग 75% सिंचाई सरकारी नहरों से नहीं बल्कि किसानों के अपने नलकूपों यानी ट्यूबवेल से होती है। यकीनन इसने खेती में क्रांति ला दी और किसान को पानी के लिए आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो है जमीन के नीचे के पानी का तेजी से गिरता स्तर। ये एक बहुत गंभीर चुनौती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि नहरों का महत्व कम हो गया है। प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली को ही देख लीजिए, जिसका नेटवर्क 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है।
और दूसरी तरफ है पूर्वी यमुना नहर, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये हमें बताता है कि इस इलाके में वाटर मैनेजमेंट की सोच सदियों पुरानी है। ये जमीन सिर्फ हमें अनाज ही नहीं देती, बल्कि ये बेशकीमती वन्य जीवन का भी घर है। तो अब बात करते हैं फसलों से लेकर बाघों तक की। अब हरियाली की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुल 9.23% हिस्सा ग्रीन कवर है। अब इसमें दो चीजें आती हैं। लगभग 6.15% तो घना वन क्षेत्र है, जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, और करीब 3.08% वृक्ष क्षेत्र यानी ट्री कवर है, जो जंगलों के बाहर लगे पेड़ पौधे हैं। और इस 9.23% के आंकड़े को याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, 6 का उल्टा 9। अच्छा, प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं और इन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे अगर बस एक लाइन याद कर लें। अमन ने पीली रानी को दूध पिलाया। देखिए, अमन से अमनगढ़, पीली से पीलीभीत, रानी से रानीपुर जो सबसे नया टाइगर रिजर्व है, और दूध से दुधवा। बस हो गए चारों याद। जमीन, जंगल, पानी, इन सब की बात तो हो गई। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की आत्मा की ओर, मतलब यहाँ की आस्था, यहाँ के त्योहार और इसकी जबरदस्त विरासत की तरफ। यूनेस्को भी ना उत्तर प्रदेश की विरासत को 2 तरीकों से देखता है। एक है मूर्त या टैंजिबल हेरिटेज, मतलब वो धरोहरें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि ताजमहल या आगरा का किला। और दूसरी है अमूर्त या इंटैंजिबल विरासत। ये जीती जागती परंपराएं हैं जिन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे प्रयागराज का कुंभ मेला, जिसे 2017 में दर्जा मिला। और आज के दौर में प्रदेश के टूरिज्म की पहचान का जो आधार है, वो है हेरिटेज आर्क। ये एक बहुत ही शानदार सर्किट है जो 3 शहरों को जोड़ता है। आगरा की मुगलिया शान, लखनऊ की नवाबी तहजीब और वाराणसी की सदियों पुरानी आध्यात्मिकता। आगरा, लखनऊ, वाराणसी का ये हेरिटेज आर्क, ये तो यूपी का आज है, पर एक सवाल भविष्य के लिए भी है कि उत्तर प्रदेश का अगला हेरिटेज आर्क क्या होगा। क्या ये बुंदेलखंड के किलों को जोड़ने वाला एक फोर्ट सर्किट होगा, या फिर दुधवा और पीलीभीत के जंगलों को मिलाकर एक वाइल्ड लाइफ सर्किट बनेगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।